Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect that you all are doing absolutely well. Before starting this lecture, let me thank you for providing this much support to my channel, and you gave uh, a much response, a favorable response to the content provided by me. This is a joyful moment for me as well. So what we have read in earlier video, we have completed quality management, in which we have 2 points: cost of quality and total quality management. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में 4 कंपोनेंट थे: प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, internal failure cost and external failure cost. Prevention and appraisal cost are the cost of good quality, and internal failure and external failure cost are the cost of poor quality. ये हमने पढ़ा था, शायद आपको रिकॉल हो गया होगा. देन वी रेड ऑप्टिमल COQ. ऑप्टिमल COQ लेवल कब आता है ये हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले 6C, उसके बाद डिमिंग्स के 14 पॉइंट, PDCA साइकिल एंड देन क्रिटिसिज्म पढ़ा था. एंड उसके बाद हमने TQM को कंक्लूड कर दिया था, स्टेटिंग दैट TQM इज़ नॉट ए सिंगल कॉन्सेप्ट. तो ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देन गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, और उसके बाद डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग एंड ऑफ शोरिंग अरेंजमेंट. ठीक है, ये 3 सब पॉइंट्स उसके बाद में लास्ट पढ़ेंगे. तो ये हमारा आज का टारगेट है. ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर इट. तो यहाँ पर आते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. इसका पेज नंबर है 2.16. सब लोग 2.16 पर आ जाएं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कंज्यूमर तक पहुँचाने के बीच की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ एक चेन है, और उसी चेन को हम सप्लाई चेन कहते हैं. ओके, तो एक रॉ मटेरियल है, ये पूरा एग्जाम्पल हम इसी डायग्राम से ही समझेंगे. एक रॉ मटेरियल है जो सप्लायर ने दिया है. रॉ मटेरियल किसने दिया है? ये जो रॉ मटेरियल है ये सप्लायर ने दिया है. सप्लायर ने दिया है मैन्युफैक्चरर को. फिर मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल का क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल का क्या बनाएगा? फिनिश गुड्स. फिर उसके बाद फिनिश गुड्स बनाने के बाद उस फिनिश गुड्स को वो डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा. मैन्युफैक्चरर किसको देगा? मैन्युफैक्चरर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को. मैन्युफैक्चरर किसको देगा? मैन्युफैक्चरर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को. डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा. ओके, उसके बाद रिटेलर से ये गुड्स पहुंच जाएंगे कस्टमर्स तक. तो रॉ मटेरियल अल्टीमेटली कस्टमर तक ही पहुंचे, क्योंकि कस्टमर ही हर गुड्स या सर्विस को अल्टीमेट कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है. ओके, तो ये पूरी चेन है. इस पूरी चेन को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब ये लिखा कहाँ है? ये लिखा है यहाँ पर, इसको मार्क करना. ओके, ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूज़र इज कॉल्ड सप्लाई चेन. समझ में आ गया ना? इट्स वेरी इजी. अरे बहुत आसान है. अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन. फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन. फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फ्लो होना. रॉ मटेरियल कैसे फ्लो होता है? सबसे पहले वो जाएगा सप्लायर के बाद, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर के बाद, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के बाद, उसके बाद फिर वो जाएगा एंड कंज्यूमर के पास. तो ये जो फ्लो है, ये फ्लो का मतलब है यहाँ पर ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड, जितनी भी एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड हो रही हैं किससे? फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन. फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है, फ्लो तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन अभी समझाती हूँ. तो ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूज़र इज कॉल्ड सप्लाई चेन. ओके, ये पूरी चेन को हम कहते हैं सप्लाई चेन. इस पूरी चेन को हम कहते हैं सप्लाई चेन. सो ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द फ्लो, इस फ्लो को मार्क करिए, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन मार्क करिए.
ठीक है। तो फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही वर्ड्स का मतलब हम समझेंगे अलग अलग। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू, गुड्स को जो रॉ मटेरियल है उसको एंड यूज़र तक पहुंचाने की जो एक्टिविटी होती है उस पूरी एक्टिविटी को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। तो फ्लो का क्या मतलब हुआ? फ्लो का मतलब सिंपल, रॉ मटेरियल गया, फ्लो होकर सप्लायर के पास, सप्लायर से फ्लो होकर मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास एंड देन अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। ये पूरा हो गया फ्लो, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो सप्लाई चेन का। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट फ्रॉम वन नोड टू अनदर सच एज प्रोडक्ट प्लानिंग, परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस एंड फोरकास्टिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं करेंगे, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग ज़रूरी है। ओके, देन आता है परचेजिंग। रॉ मटेरियल को परचेज नहीं करेंगे तो फिर मैन्युफैक्चर क्या करेंगे? इसके लिए परचेजिंग इंपॉर्टेंट है। देन मटेरियल मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे, अगर मटेरियल मैनेजमेंट में लैक है तो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग ऊपर की हुई है ये यहाँ पर आकर बेकार हो जाएगी। मटेरियल मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे तो फिर मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या फ़ायदा? देन कस्टमर सर्विस, अब हमने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया बट उसको उसकी सर्विस भी देनी पड़ेगी। उस प्रोडक्ट की जो कोई भी अगर डिफेक्ट्स आते हैं तो उसके लिए क्या होगा, वो सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। कोई भी कस्टमर को लगता है कि उसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए या उसके प्रोडक्ट मैनुअल के लिए कोई अगर सर्विस की नीड है तो वो सर्विस वो बिजनेस ही प्रोवाइड करेगा। देन फोरकास्टिंग, हमें डिमांड की फोरकास्ट करनी पड़ती है और ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिसके बिजनेस में फोरकास्ट करनी पड़ती है कि कस्टमर क्या, अगर रॉ मटेरियल ख़राब निकल गया या रॉ मटेरियल अगर कुछ ख़राब क्वालिटी का है तो कितने % ख़राब क्वालिटी का हो सकता है। ये सारी फोरकास्टिंग हमें बिजनेस में लगती है। उसके बाद यहाँ पर आता है ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, GSCF का क्या मतलब होता है? ये की बिजनेस प्रोसेस को एंड यूज़र से इंटीग्रेट कराता है। बिजनेस प्रोसेस को एंड यूज़र से इंटीग्रेट कराता है ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम। ये भी वही बात करता है, ये कहता है कि हमें 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस को GSCF में इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहले कस्टमर से रिलेशनशिप मजबूत रखने पड़ेंगे क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना है। सप्लायर से रिलेशनशिप अच्छे रखने पड़ेंगे क्योंकि सप्लायर से मटेरियल खरीदना है। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस के लिए अच्छे से उसको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर चला जाए दोबारा आएगा नहीं। डिमांड मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना पड़ेगा क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं सी होगी तो फिर क्या हम किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे। देन ऑर्डर फुलफिलमेंट, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसको फ़ौरन फुलफिल करो, अदरवाइज़ ये ऑर्डर अगर फुलफिल नहीं हो पाया तो कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल करके कहीं और से जाके परचेज कर लेगा और तो फिर ये बिजनेस एंटिटी का लॉस हो जाएगा। देन मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग फ़्लो कैसे हो रही है। जैसे मैंने ऊपर अभी फ़्लो का मतलब समझाया, सेम वही मतलब है यहाँ पर भी कि पहले प्रोडक्ट कहाँ गया। सबसे पहले प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सप्लायर के पास गया, फिर मैन्युफैक्चरर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, रिटेलर के पास गया, उसके बाद कस्टमर के पास। ये होता है पूरा फ़्लो, ये सप्लाई चेन का फ़्लो होता है। मैन्युफैक्चरिंग का फ़्लो क्या होता है कि हमने रॉ मटेरियल अक्वायर किया, उसके बाद अक्वायर करने के बाद उसको जो भी उसमें अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग थी वो करने के बाद हमने उसको मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ये होता है पूरा मैन्युफैक्चरिंग फ़्लो। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन। प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है और उसको मार्केट में सेल कैसे करना है ये भी मैनेज करना ज़रूरी है GSCF के अकॉर्डिंग। देन रिटर्न मैनेजमेंट कहता है कितने प्रोडक्ट रिवर्स आएंगे, रिवर्स लॉजिस्टिक कैसा है, गेट कीपिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ सच रिवर्सल कैसा होगा। ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न मैनेजमेंट में कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, 2 तरह की सप्लाई चेन होती हैं। फर्स्ट इज़ पुश मॉडल एंड देन पुल मॉडल। तो ये
सप्लाई चेन क्या होती हैं इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम पुश मॉडल पर बात करते हैं। पुश मॉडल का मतलब होता है एंटिसिपेटेड डिमांड्स के बेसिस पर हम यहाँ पर सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पुश मॉडल को हम एंटिसिपेटेड डिमांड के बेसिस, मतलब सबसे पहले हमने सोचा कि हमारी डिमांड कितनी होगी, एक एस्टिमेट बनाया। उस एस्टिमेट बनाने के बाद हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया, सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को माल दिया, फिर मैन्युफैक्चरर ने फिनिश गुड्स बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया और फिर रिटेलर ने कस्टमर को दे दिया, एंड कंज्यूमर को। ये हो गई पुश मॉडल। अगर हम पुल मॉडल पर बात करें तो पुल मॉडल का क्या मतलब होता है? पुल मॉडल का मतलब होता है वेट, यहाँ पर लिखते हैं। पुल मॉडल का मतलब होता है कि सबसे पहले कस्टमर आया, कस्टमर ने पहले ऑर्डर किया, वो ऑर्डर गया रिटेलर के पास, कस्टमर ने रिटेलर को ही इनफैक्ट ऑर्डर किया, वो ऑर्डर रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर मैन्युफैक्चरर को किया, एंड मैन्युफैक्चरर ने तब सप्लायर से माल खरीदा। तो इस केस में होता क्या है? इस केस में ये होता है कि सप्लायर मैन्युफैक्चरर को जब माल देता है तब मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर, एंड उस मैन्युफैक्चरिंग को होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, उसके बाद से रिटेलर के पास आता है, एंड उसके बाद कंज्यूमर के पास आता है। ये होता है पुश मॉडल, ये होता है पुल मॉडल। पुश मॉडल का मतलब होता है हमने एंटिसिपेट कर लिया, पहले से हमने सोच लिया कि हमारी डिमांड कितनी होगी। लेकिन पुल मॉडल का मतलब होता है कि पहले जब कस्टमर ऑर्डर देगा उसके बाद हम आएंगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी डिमांड कितनी होगी। ये पूरा यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी इजली। ओके, यहाँ पर ये चीज़ मार्क कर लो। यहाँ पर लिखा है पुश मॉडल क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड स्टॉक आर प्रोड्यूस्ड। ओके, स्टॉक आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड डिमांड। पुल मॉडल में क्या होता है? स्टॉक आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। स्टॉक आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। जब डिमांड आती है तब स्टॉक बनता है। और पुश मॉडल में पहले से हमने सोच लिया कि अगर कस्टमर कितनी हमारी डिमांड होगी और पहले से प्रोडक्ट बना के रख लिया, जब कस्टमर आया उठा के सोल्व कर दिया। बट पुल मॉडल में क्या होता है? जब कस्टमर आता है और ऑर्डर देता है तब उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम फ्लो। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम फ्लो क्या होता है? अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम फ्लो में सपोज ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है। ओके, अब फैक्ट्री के पास सामान कहाँ से आता है? फैक्ट्री के पास सामान आता है सप्लायर के पास से। और फैक्ट्री सामान सोल्ड किसको करता है? फैक्ट्री सामान सोल्ड करता है कस्टमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये जो ऊपर से सामान आ रहा है फैक्ट्री के पास, यहाँ से सामान जो फैक्ट्री के पास आ रहा है इसको कहेंगे अप स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ से सामान आ रहा है फैक्ट्री के पास, ये अभी फैक्ट्री के पास नहीं। और जब फैक्ट्री से सामान जा रहा है तो उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जब सामान आ रहा है उसको कहेंगे अप स्ट्रीम, जब सामान जा रहा है उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ये चाहे तो ये डायग्राम में बना लीजिए, छोटा सा है। ओके, बना लिया? नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले रिलेशनशिप, क्योंकि अपस्ट्रीम में तो जहाँ से माल आ रहा है, सब माल कहाँ से आ रहा है? सप्लायर के पास से आ रहा है। या जब सप्लायर के पास से माल आ रहा है तो हमको अपने सप्लायर से रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। उसके बाद में यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट। मटीरियल का हम सप्लाई चेन को मैनेज करने में, सप्लाई चेन को और अच्छा बनाने में हम किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट तीनों हमारी इजी हो जाएगी। जहाँ पे ई लिख जाता है वो चीज़ इजी हो जाती है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप विद सप्लायर। सप्लायर का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट स्टिल SRM को मार्क कर लो। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? SRM का मतलब होता है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी क्या होती है? सप्लायर की स्ट्रैटेजी क्या होती है? सप्लायर की स्ट्रैटेजी होती है रिजल्ट इन कंट्रोल ओवर सप्लाईज। सप्लायर की स्ट्रैटेजी होती है कि हम अपने सप्लायर्स की, बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है कि हम अपने सप्लाईज के ऊपर कंट्रोल रखें। ठीक है, जो भी हमारे सप्लायर हमें सप्लाई कर रहा है वो एटलीस्ट गुड क्वालिटी का होना चाहिए, गुड प्राइस पर होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अपने सप्लायर को। ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी रहती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस। किस सोर्स से हमें गुड्स मिल रहा है। देन नंबर ऑफ सप्लायर, हमारे पास नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने, कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, किस क्वालिटी का मटेरियल है, एंड कितना स्पीडली, कितना फास्टली हमको वो डिलीवर हो जाता है। देन मेक, बाय और आउटसोर्सिंग। मेक और बाय डिसीजन हमें तब लेना होता है जब हमारे कंपनी में इंटरनली प्रोडक्शन चल रहा है। अगर हम आउटसोर्स करते हैं कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो उसको वो भी डिसीज़न हमें तभी लेना पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। अभी ये मेक, बाय और आउटसोर्सिंग हम आगे जाके और एलिबरेटेड वर्जन में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे ब्रॉड हेडिंग है। ओके, यहाँ पर एक बस शैलो आई ले लो इन सब के ऊपर, आगे हम अच्छे से पढ़ने वाले। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई सोर्सिंग। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड द बेस्ट सप्लायर। तो सोर्स ऑफ सप्लायर क्या होगा। देन ई परचेजिंग, कह रहे हैं कि ई परचेजिंग आपको क्या क्यों करनी है यहाँ पे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर ये मार्क करो, लेस टाइम में लोअर कॉस्ट में बेटर रिजल्ट्स मिले। प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग के लिए, लेस टाइम में लोअर कॉस्ट में बेटर रिजल्ट्स मिले, लेस टाइम में लोअर कॉस्ट में बेटर रिजल्ट्स मिले प्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग के लिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये 4 पॉइंट्स हैं, यू कैन रीड इट एट योर होम। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एट ई पेमेंट। ई पेमेंट मतलब होता है रिजल्ट इन फास्टर पेमेंट विद ज़ीरो डिफेक्ट। ज़ीरो डिफेक्ट से हम फास्टर पेमेंट कर सकते हैं। ये भी हम सप्लाई, मतलब यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सप्लाई चेन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका है ई सोर्सिंग कर सकते हैं हम। ई सोर्सिंग का मतलब कि हम बेस्ट सप्लायर ले सकते हैं। ई परचेजिंग कर सकते हैं, मतलब लेस टाइम, लोअर कॉस्ट एंड बेटर रिजल्ट में प्रोडक्शन का सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ई पेमेंट, फास्टर पेमेंट विद ज़ीरो डिफेक्ट कर सकते हैं। कोई बिजनेस को ये जो वो रहता है ना फेयर, कि कोई पैसा लेकर भाग ना जाए, कोई कुछ नहीं हो जाए, तो डायरेक्टली सप्लायर को ही पेमेंट कर दो ज़ीरो डिफेक्ट के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया तीनों यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, देन यहाँ पर एक पॉइंट है ये जेनरिक स्ट्रैटेजी का। हालांकि हम ये जेनरिक स्ट्रैटेजी को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल एक बार इसको मार्क कर लो। ओवरऑल, कॉस्ट, लीडरशिप, डिफ्रेंसिएशन एंड फोकस, ये 3 स्ट्रैटेजी होती हैं। डिफ्रेंसिएशन एंड फोकस, इसको मार्क कर लो। ठीक है, एक ब्रीफ व्यू दे रही हूँ आपको। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, जब हमारी कॉस्ट सबसे कम हो, मार्केट में हमारी ही कॉस्ट सबसे कम है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। डिफ्रेंसिएशन का मतलब हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री में और अवेलेबल प्रोडक्ट से अलग है, सबसे डिफरेंट है हमारा प्रोडक्ट, उसको कहते हैं डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी मतलब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप पर या एक सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं, उसको कहते हैं फोकस स्ट्रैटेजी। हम इसको चैप्टर 1 में और डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो कस्टमर के साथ होता है ना, क्योंकि कस्टमर को ही गुड्स सोल्ड करना है। तो यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान है, सबसे पहले तो रिलेशनशिप कस्टमर से अच्छे रखने पड़ेंगे, वरना कस्टमर भाग गया तो फिर हो गया काम, बैठे ही रहो, फिर लिए अपने प्रोडक्ट, बेच तो पाओगे नहीं क्योंकि। देन यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे फ़ायदा कर रही है हमें। उसके बाद ब्रांड स्ट्रैटेजी। ब्रांड का क्या मतलब, वो ब्रांड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्रांड कैसे हेल्पफुल होगा। ओके, तो यहाँ पर 6 मार्केट मॉडल दिए हुए हैं। इंटरनल मार्केट, रेफरल मार्केट। इंटरनल मार्केट का मतलब होता है कस्टमर ओरिएंटेड कॉर्पोरेट कल्चर, इसको अंडरलाइन कर लो। क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप, जब हम अपने सप्लायर कस्टमर के साथ हम अपने रिलेशनशिप
अच्छे बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इंटरनल मार्केट पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रेफरल मार्केट, रेफरल जैसे आप मेरी वीडियो किसी और को रेफ़र करेंगे तो वो होती है रेफरल मार्केट, ठीक है। ये हो गई सर्विस के केस में। बट गुड्स के केस में भी ऐसे कि आपने किसी को बताया कि अरे वो गुड्स यूज़ करो, वो बहुत अच्छा है, उस कंपनी का गुड्स यूज़ करो, वो कंपनी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है, ऐसा सब कुछ। इन्फ्लुएंस मार्केट, इन्फ्लुएंस मतलब कि good relationship need to be developed by the firm with critical source of influencers relevant to their market। उस मार्केट के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसको ख़रीदते हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस मार्केट। देन रिक्रूटमेंट मार्केट, ये कहता है रिक्रूटमेंट मार्केट्स आर फोकल पॉइंट फॉर रिलेशनशिप मार्केटिंग, मैनेज द रिलेशनशिप विथ, एक मिनट ये कट गया। Firms manage the relationship with recruitment markets such as commercial recruitment agencies, universities, and institutes in order to have access to political employees who possess the required skill for the job position। तो ये होती है recruiters market। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है सप्लायर्स मार्केट। सप्लायर मार्केट का मतलब होता है बेटर क्वालिटी, फास्टर रीच टू मार्केट, ओरिजिनल एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स। ये इतना डेप्थ में आएगा ही नहीं, इसलिए इसको बहुत हल्के हल्के से पढ़ा रही हूँ। सिर्फ इसके बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, वो कॉन्सेप्ट कह रही हूँ मैं, नेम इसकी याद रखिएगा, दैट्स इट, हो गया इसका काम। उसके बाद आती है कस्टमर मार्केट, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर खुद आकर प्रोडक्ट खरीदता है। इंटरनल मार्केट, जहाँ पे बेटर प्रोडक्ट विद इन द कंपनी अवेलेबल हो जाते हैं। देन रेफरल मार्केट, आपने किसी को रेफ़र कर दिया। कंज्यूमर मार्केट, जहाँ कस्टमर खुद आके प्रोडक्ट ले रहा है। उसके बाद में इन्फ्लुएंस मार्केट, जहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा है नहीं नहीं वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसे करके कुछ। रिक्रूटमेंट मार्केट, जहाँ पे खुद रिक्रूट किया जा रहा है प्रोडक्ट। एंड सप्लायर्स मार्केट, जहाँ पे सप्लायर अपनी प्रोडक्ट्स को जहाँ पे सप्लायर बहुत ढेर सारे हैं, वहाँ पे कस्टमर कह रहा है कि कैसे प्रोडक्ट करें, तो सप्लायर कुछ हिंट वगैरह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सप्लायर मार्केट का एक और एग्जांपल हो सकता है कि कुछ केस में जैसे सप्लायर है वो रॉ मटेरियल दे रहा है, फिर कोई सप्लायर के पास गया, उसने कहा कि हमें ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो सप्लायर ने कह दिया कि मेरा वो एक कस्टमर है जो इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करता है, तो वो अच्छे से दे सकते हैं। ये सब मार्केट हो जाती है सप्लायर मार्केट, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है सप्लायर मार्केट का। ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग हिस्टोरिक डेफिनेशन से अलग कैसे। रिलेशनशिप मार्केटिंग इतना डायनामिक क्यों? क्योंकि ये न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर, रिलेशनशिप मार्केट न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर जनरेट करता है। ओके, उसके बाद में यस, रिकॉग्नाइज द की रोल दैट दे विश टू रिसीव। कस्टमर के लिए ये वो रोल डिटरमिन करता है जो उनको चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, विजुलाइज टू डिज़ाइन एंड अलाइन प्रोसेस। ये विजुलाइज करता है एंड डिज़ाइन एंड अलाइन करता है उस प्रोसेस को जो कस्टमर को चाहिए। कंटिन्यूस कोऑपरेटिव एफर्ट में ये फोकस करता है। परचेजिंग लाइफ टाइम्स बनाता है एंड चेन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, बल्कि डायग्राम भी बना हुआ है यहाँ पर। ये नहीं इसका डायग्राम नहीं है, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बस ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केट मॉडल का? मार्केट मॉडल का ऑब्जेक्टिव होता है, इसको मार्क कर लो, कस्टमर रिटेंशन। सिर्फ कस्टमर को रिटेन करना मार्केटिंग मॉडल का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया अभी तक की वही सब यहाँ पर लिखा हुआ। कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी विद दैट कस्टमर। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ कस्टमर एंड देयर बिहेवियर, वही कि एनालाइज करो कस्टमर को कि वो कैसी क्वांटिटी, कैसे उनको डिस्काउंट चाहिए, कैसे सर्विसबिलिटी, कैसे साइज एक्सेट्रा, वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कस्टमर, उसको एनालाइज करो। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, ये कहता है कि जैसे आपके पास सपोज 5 कस्टमर हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको उन 5 कस्टमर्स में एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब कस्टमर 3 अगर ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप कस्टमर 3 पर फोकस करो, या कस्टमर 1 कम प्रॉफिट दे रहा है तो
आप कस्टमर 1 को थोड़ी और बेनिफिट दो सो दैट वो भी एक अच्छा कस्टमर बन जाए। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को कहते हैं कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ओके, इसके जो स्टेप्स हैं 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो एनालाइज करो कस्टमर का बेस और उसको स्प्लिट करो सेगमेंट वाइज उसको स्प्लिट कर दो। उसके बाद कहता है कैलकुलेट एनुअल रेवेन्यू, वो कस्टमर कितना एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। देन उसके बाद में वो उनकी सर्विंग, उनकी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद में उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम उस कस्टमर पर कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। देन आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर, जितने क्वालिटी कस्टमर हैं उसको रिटेन करो एंड री इंजीनियर एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल, जो कस्टमर ऐसे जो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके ऊपर कॉस्ट खर्च ही हो रही है, तो ऐसे कस्टमर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर कंपनी को लगता है कि ऐसा एलिमिनेशन उनके लिए बेटर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ऐसी जो सिर्फ लग्जरी सेगमेंट को टारगेट कर रही है, तो वो अगर नॉन लग्जरी कुछ कस्टमर्स हैं जो सिर्फ आते हैं और देखते हैं, चाय पानी पीते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे कस्टमर के लिए कंपनी कुछ पॉलिसी बना सकती है। ओके, क्योंकि वो उनके लिए अनप्रॉफिटेबल है, वो उनको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर कस्टमर को इन्होंने 4 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, ये हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पर इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और ऐसी डिवाइडेशन जनरली बैंकिंग इंडस्ट्री में होती है। क्या डिवाइड किया है इन्होंने, कहा है कि कोई कस्टमर जो बहुत अच्छा है, एकदम नीश सेगमेंट, उसको कहते हैं प्लैटिनम कस्टमर। कुछ कस्टमर को कहते हैं गोल्ड कस्टमर, जो बहुत नीश नहीं है बट हाँ वो आयरन कस्टमर भी नहीं है, ऐसे कस्टमर को कहते हैं गोल्ड, जो प्लैटिनम और आयरन के बीच का है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर प्लैटिनम कस्टमर है, ये हमें 50% रेवेन्यू दे रहा है, गोल्ड वाला कस्टमर है ये हमको 40% रेवेन्यू दे रहा है, और जो आयरन कस्टमर है ये हमको 10% रेवेन्यू दे रहा है। वेट 8% रेवेन्यू दे रहा है, नहीं पूरा ही। और जो लीड कस्टमर है ये हमारे लिए, ठीक है, 12% रेवेन्यू दे रहा है। जो लीड कस्टमर है वो हमारे लिए 2% का लॉस लेकर आ रहा है। तो लीड कस्टमर को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हम क्यों लॉस बेयर करें, हम अपने कस्टमर पर ही फोकस करेंगे। ओके, तो ऐसे प्लैटिनम कस्टमर, गोल्ड कस्टमर, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो 50% प्रॉफिट दे रहा है तो हम उसको प्लैटिनम कस्टमर की कैटेगरी में रखेंगे। कोई कस्टमर है जो हमको 40% का रेवेन्यू दे रहा है, हम उसको गोल्ड कस्टमर की रेवेन्यू, ये कोई आइडियल परसेंटेज नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ। गोल्ड कस्टमर है जो 40% का आपको रेवेन्यू दे रहा है, कोई ऐसा कस्टमर है जो 12% का रेवेन्यू दे रहा है, उसको हम आयरन कस्टमर की कैटेगरी में रखेंगे। एंड उसके बाद कोई लीड कस्टमर है तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि वो हमारी लॉस लेकर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्लैटिनम कस्टमर मोस्ट प्रॉफिटेबल, गोल्ड प्रॉफिटेबल है, गोल्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, बस प्रॉफिटेबल है। आयरन लो प्रॉफिटेबल, ये हैं लो प्रॉफिटेबल, बट हाँ ठीक है, अब कुछ तो प्रॉफिट दे रहे हैं तो उसको रखेंगे। अब जो लीड कस्टमर है ये अनप्रॉफिटेबल एंड अनडिजायरेबल, क्योंकि ये तो प्रॉफिटेबल तो ये बिल्कुल नहीं ना, और हम इनको चाहते भी नहीं कि हमारे साथ हमारे बैंक में रहें, क्योंकि जनरली बैंक का इन्होंने बताया ना, तो ये हमारी कंपनी में रहें, हम ऐसा चाहते भी नहीं, तो हम ये लीड कस्टमर को एलिमिनेट कर देंगे, भगा देंगे अपने पास से। इन अदर वर्ड्स, हालांकि दैट वर्ड इज़ नॉट गुड, कस्टमर को भगा नहीं सकते ना, कस्टमर इज़ द किंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, एक पर्टिकुलर, इस यहाँ पर एक लाइन ये मार्क कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम द कस्टमर ओवर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर। किसी एक कस्टमर से उसके पूरे लाइफ टाइम में, मतलब कोई एक कस्टमर
जब तक कि हमारी कंपनी से जुड़ा है उतने टाइम में वो हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट दे सकता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। दैट्स इट। वही घूम घूम के बार बार लिखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। एसएफएम की लैंग्वेज में लिख दिया इन्होंने, बस और कुछ नहीं है। बस सिंपल सी बात ये, बस ये 2 लाइन मार्क कर लो जो मैंने अभी मार्क कर रखी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट प्रॉफिट दैट वी ड्राइव फ्रॉम अ कस्टमर ओवर द इंटायर लाइफ टाइम ऑफ द रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर कस्टमर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन अपन प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। ये कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन, इस पे एक बार इंस्टीट्यूट ने बहुत धांसू क्वेश्चन बना दिया था। आई थिंक दैट वाज दिसंबर 21 के पेपर में। कस्टमर सिलेक्शन, कौन से कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, हम तक पहुंचेंगे कैसे, इन 3 चीज़ों की जब हम रिप्लाई करेंगे। हु वी आर टारगेटिंग, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ देयर वैल्यू, उनकी वैल्यू क्या है, हाउ डू वी रीच देम, हम उन तक पहुंचेंगे कैसे। ओके, इसको कहते हैं कस्टमर सिलेक्शन। देन आता है कस्टमर एक्विजिशन। डिफरेंट मेथड से हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डायरेक्ट मेल देते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं। ऑनलाइन टेक्निक है, जैसे सर्च इंजन में हमने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया, ऑनलाइन पीआर, ऑनलाइन पार्टनरशिप्स या इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें कस्टमर एक्विजिशन के लिए यूज़ होती हैं। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर, अब हमने सबसे पहले कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर सिलेक्ट हो गया, कस्टमर को एक्वायर भी कर लिया, बट अब सिलेक्शन एक्विजिशन के बाद उसको रिटेन भी तो करना, सो दैट हमारा प्रोडक्ट वो बार बार ले आकर, तो इसको कहते हैं कस्टमर रिटेंशन। उसके बाद एक्सटेंशन, कस्टमर रिटेन भी कर लिया है, अब हमें कस्टमर को एक्सटेंड करना, सो दैट वो हमारा दूसरे प्रोडक्ट भी ले। भाई अगर हमारी कार का और बाइक का शोरूम है, तो हमने पहले बाइक के लिए कस्टमर को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद उसको एक्वायर किया, उसने बाइक ख़रीद लिया, उसको रिटेन किया, उसको हमने दूसरी बाइक बेची, अब उसको एक्सटेंशन करेंगे। अब कहेंगे भाई कार ले लो, हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, 3-4 डिस्काउंट बताएंगे, उसको पे स्कीम बताएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे, सो दैट वो हमारा बिग एंड प्रॉफिटेबल कस्टमर बन जाए। ये हो गया पूरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कंप्लीट हो गया। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पर ढेर सारे यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लो, क्योंकि अब दिया हुआ है पॉइंट तो पढ़ ही लो, ये चीज़ क्या छोड़ कर क्या जाओगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं लिंक देयर सेल्स सिस्टम टू द परचेजिंग ऑफ देयर कस्टमर थ्रू EDP, जो भी उनका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है उससे उस कस्टमर के डेटाबेस को लिंक कर दो, तो ये रिटेंशन के लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। कैसे यूज़फुल हो जाएगा, रिटेंशन के लिए ऐसे यूज़फुल हो जाएगा कि जैसे आप देखते नहीं, जब हम किसी भी शोरूम से कोई चीज़ ख़रीद कर आते हैं, उसके बाद उनके पास अगर डेटा होता है तो वो हर बर्थडे पर हमें विश करते हैं, कोई ओकेजन होता है, कोई स्पेशल फंक्शन इवेंट वगैरह होता है, तो ये होता है EDP, यही है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे कस्टमर रिटेन होता है, कस्टमर सोचता है हम बहुत स्पेशल हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, उनके पास सबका डेटा होता है। स्पेशल ब्रांडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट मेजर ह्यूज इम्पैक्ट टू अपील द कस्टमर, ब्रांड की वजह से कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ब्रांड का क्या मतलब है, कोई स्पेशल लोगो, स्पेसिफिक कलर या कोई और मीन्स टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस दैट बिकम्स डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम कोई और अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से जब अपने प्रोडक्ट को अलग करते हैं तो उसको एक नाम देते हैं, एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, कोई अलग कोई ऐसी चीज़ देते हैं, कोई लोगो देते हैं जिससे वो सबसे अलग हो जाए, वही ब्रांड है। ओके, उसके बाद सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट नॉर्मली एक अग्रीमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में होता है। इट्स नॉर्मल एग्रीमेंट, और उसके बाद ये अगर आप चाहें तो ये पढ़ लें, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बेनिफिट ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के बेनिफिट क्या होंगे, ढेर सारे बेनिफिट होंगे, हर चीज़ के बेनिफिट होते हैं। जैसे सप्लाई चेन आर इनॉर्मस फॉर एनी बिजनेस, ठीक है।
एंड इन्वेंट्री रिडक्शन हो जाता है, ये चीज़ मार्क कर लो, ठीक है। इन्वेंट्री रिडक्शन हो जाता है, सप्लाई चेन अच्छे से मैनेज, उन पर पर्सनल रिडक्शन हो जाता है, पर्सोनल रिडक्शन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, ऑर्डर मैनेजमेंट ठीक हो जाता है, फाइनेंशियल साइकिल इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एंड उसके बाद में इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी पर बात करते हैं, न्यू इम्प्रूव प्रोसेस पर बात करते हैं, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, स्टैंडर्डाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सारे बेनिफिट हैं वो किसके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। यहाँ पर प्रैक्टिकल इनसाइट्स नॉट, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हाँ, बिल्ड रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन। अब कह रहे हैं कि अब हमें एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना है, तो कह रहे हैं कि अगर अच्छी चीज़ बनानी है तो उसके लिए पहले ये देखो कि कमियाँ क्या क्या हैं। तो इन्होंने हाईलाइट की हैं वीकनेस इन द सप्लाई चेन। कैसे वीकनेस क्या क्या है, अगर डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो गए सप्लाई चेन को कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो वो वीकनेस है। जियोपॉलिटिकल टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई भी फूड या एनर्जी पर फर्क पड़ रहा है, तो वो सप्लाई चेन पर एक बिग इफेक्ट डालेगा, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्ट्रप्शन हुए, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो भी इम्पैक्ट आया है क्रिटिकल सर्विसेज पर, वो चीज़ भी कंसिडर करेंगे सप्लाई चेन में। एंड उसके बाद में इकोनॉमिक लॉ कोलैप्स हो गई है, तो हाँ, यहाँ पर एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि इकोनॉमिक लॉ कोलैप्स होने से कौन सा रिस्क अराइज होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे इकोनॉमिक कोलैप्स होने से सोवरेन डिफ़ॉल्ट रिस्क अराइज होता है। कौन सा रिस्क अराइज होता है, सोवरेन डिफ़ॉल्ट रिस्क अराइज होता है, ठीक है। तो पहली क्या चीज़ थी, पहली थी कि डिस्ट्रप्शन हो गया है, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। और तीसरा हो गया कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई है। थर्ड पॉइंट में इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई है, ओके। तो उसकी वजह से सोवरेन डिफ़ॉल्ट रिस्क आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गई बिफोर। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। उसके बाद में सप्लायर प्लांट शटडाउन वगैरह हमारे सप्लाई चेन को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। उसके बाद में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, सब चीज़ हमारे सप्लाई चेन को अफेक्ट करती है। उसके बाद में कहता है हाउ कैन ए कंपनी बिल्ड रेजिलिएंट सप्लाई चेन। तो यहाँ पर कहता है अरे 4 पॉइंट्स हैं, एंड ये एमसीक्यू में हाँ आ सकते हैं। 4 पॉइंट डाल देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट देगा, 3 अलग अलग पॉइंट दे देगा, कहेगा कि हाउ कैन ए कंपनी बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन टू मैनेज एंड अडॉप्ट टू अननोन रिस्क। तो उसके लिए रन स्ट्रेस टेस्ट मैप एंड कैरी आउट डिस्ट्रप्शन सिनेरियो टू आइडेंटिफाई risk and weakness, and each scenario is measured using key metrics to understand its impact on business, ठीक है। then we will help management assess exposure vulnerability। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही लेस इम्पोर्टेंट, इसके आने के मिनिमल चांसेस हैं, लेट इट बी। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मतलब है 2 लोग हैं, एक ये हैं मिस्टर राम एंड यहाँ पर हैं एक है मिस्टर श्याम। इन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट लगाया, प्रोजेक्ट एक्स। अब प्रोजेक्ट एक्स में जितने भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इन लोग 2 हिस्से में बांटेंगे। आधा हिस्सा ले जाएगा मिस्टर राम और आधा ले जाएगा मिस्टर श्याम। ये जो इन्होंने हाफ या 40-60-60-40, 30-70, 70-30, 20-80, जो भी रेशियो इन्होंने कंसिडर किया होगा, उसी अरेंजमेंट को हम गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। बस यही सब है। यहाँ पर चाहे तो ये वाला मार्क कर दो। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में benefit to the customer substantial could find itself rewarded with a large return। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला मार्क करो।
Gain sharing is an approach to review and adjustment of an existing contract or a series of contract where the adjustment provide benefit to both parties. दोनों parties को कुछ ना कुछ benefit मिलेगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको 80-20 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 51-49 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो वो अपने अग्रीमेंट में उनके बीच डिसाइड हुआ हो, ठीक है। दो पार्टीज़ के बीच में, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, ओके, उसको कहते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ये केस सिनेरियो है, ये तो अपन प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे। देन डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग, ये हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे और इसके बाद रैप अप। डाउन साइजिंग, डाउन साइजिंग का मतलब होता है जो हमारी अभी प्रेजेंट ऑपरेटिंग लेवल है, मान लीजिए हमारी प्रेजेंट ऑपरेटिंग लेवल है अभी 100% पर, लेकिन हमें इकोनॉमिक हार्डशिप देखकर ऐसा लग रहा है कि 100% पर ऑपरेट करना आगे मुश्किल होगा, तो हमने उसको डाउन साइज करके उसको कर दिया 70%। तो इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं डाउन साइजिंग, क्योंकि हम 70% पर अपनी जो कॉस्ट लग रही है एक्स्ट्रा कॉस्ट 100% की, वो हम बचा लेंगे, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है। यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लो, इकोनॉमिक हार्डशिप, और दूसरा पॉइंट है अवॉइड रिडंडेंसी, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। हाँ, यहाँ पर देखो पॉइंट टू बी नोटेड, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। डाउन साइजिंग से ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होती है। ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस देयर एम्प्लॉय वर्कफोर्स, क्लोजिंग अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट डिवीजन, अनप्रॉफिटेबल डिवीजन एंड एलिमिनेट आइडियल कैपेसिटी। लिखें आइडियल कैपेसिटी, इसको ये रॉन्ग स्पेलिंग है, इसको सही कर लो, आइडियल नहीं होगा, आइडल कैपेसिटी, ओके। नॉन प्रॉफिट डिवीजन और एलिमिनेट आइडल कैपेसिटी। वर्कफोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा, वर्क रीडिज़ाइन हो जाएगा, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी, ये कॉमन स्ट्रैटेजी डाउन साइजिंग की, वर्कफोर्स को रिड्यूस कर दिया या वर्क रीडिज़ाइन कर दिया, या फिर सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी से कोई और चीज़ जो लगता है एज पर द सिचुएशन की, जो चीज़ रिड्यूस करने से हमारे प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ेगा बट हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, उस वो चीज़ें अप्लाई करने को डाउन साइजिंग कहते हैं, डाउन साइजिंग कहते हैं, ओके। यहाँ पर ये चीज़ एक बार और मार्क कर लो, डाउन साइजिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइट साइजिंग, बिकॉज राइट साइजिंग का मतलब होता है नॉट रिड्यूसिंग कॉस्ट, राइट साइजिंग का मतलब होता है ऑप्टिमल लेवल पर आना, लेकिन डाउन साइजिंग का मतलब होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे ही सेम डायग्राम बनाना, बना लिया या स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग, ये ट्रांसफ़र ऑफ नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी या एक्टिविटीज़ टू अदर एक्सटर्नल फर्म, यह हमारी जो नॉन कोर बिजनेस फंक्शन है उसको हमने आउटसोर्स कर दिया, या कोई ऐसा वर्क जिसमें किसी और को एक्सपर्टाइज है वो हमने उसको आउटसोर्स कर दी। या तो हमें लगता है कि अगर हम आउटसोर्सिंग कर देंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, या तो हमें लगता है कि हम उस प्रोडक्ट को इतना अच्छा बना नहीं पा रहे, कोई और बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा बनाएगा, तो हम उसको भी, ऐसे भी प्रोडक्ट को हम आउटसोर्स कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप आता है ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में किसी और कंट्री में भेज देना, ऑफशोर कर दिया, यहाँ के शोर से हटाकर ऑफशोरिंग कर दिया उसकी, ओके। ऑफशोर किसी और कंट्री में भेज दिया, तो मूविंग और रिलोकेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस एंड फंक्शन टू अनदर कंट्री। देखो यहाँ पर लिखा है अनदर कंट्री, बस ये अनदर कंट्री को मार्क कर दो, ठीक है। अनदर कंट्री को मार्क कर दो। कॉस्ट ऑफ रनिंग सच अ बिजनेस एंड फंक्शन इज़ लोअर और चीपर देन इन द होम कंट्री। किसी ऐसी कंट्री में जहाँ हमारी होम कंट्री से कम रेट पर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इनकर हो रहे हैं, तो ऐसी कंट्री में अपने बिजनेस ऑपरेशन को ट्रांसफ़र कर देने को हम कहते हैं ऑफशोरिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में है। अगर इसमें से कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे स्ट्रेट अवे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी रेस पूछ सकते हैं। जो भी आपका
इशू रेज होगा मैं सॉल्व करूँगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय.